Hello everyone, welcome. Today we are going to discuss a 1 month strategic preparation plan for JEE Mains 2025. It is almost February now and the exams are upcoming. So I hope all of you have been preparing well. और जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया उनके लिए भी इस वीडियो में आप लोगों को एक महीने का एक शेड्यूल मिल जाएगा जहाँ पे आप अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम्स का तैयारी से आप सीधा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जेई की तैयारी में तो इसमें भी आपको एक रैम्प सा मिल जाएगा। और जो लोग बहुत एक्सपीरियंसड है, बहुत टाइम से जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा और फाइनल 1 मंथ में वो लोग एक बार एडवांस टॉपिक्स पे और एक बार सिलेबस को पूरा रिफ्रेश कर सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, लेट अस बिगिन। तो आप लोगों का कोर स्ट्रैटेजिक प्लान क्या होने वाला है। आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 35-35-30 अपना टाइम बांटना है। ये डिवीजन क्यों चूज़ किया गया? बिकॉज देखिए, जो साइंस में अपेयर करता है और जो मेडिकल स्ट्रीम में अपेयर करता है उनका रेस्पेक्टिव ब्रांचेस तो स्ट्रांग रहते हैं, राइट। जो साइंस में अपेयर करेगा वो मैथ्स में स्ट्रांग रहेगा, जो मेडिकल में अपेयर करेगा उसका बायो स्ट्रांग रहेगा। तो कॉमन कौन सा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री। वहीं पे डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि कौन अच्छे से प्रिपेयर किया है और कौन अच्छे से नहीं प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये भी है बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फैला हुआ सिलेबस है। मैथ्स में आप लोग एक कंटिन्यूस लॉजिकल स्ट्रीम में पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री में तो तीनों अलग फील्ड्स आपको पढ़ाया गया हुआ है। फिजिक्स में हर एक टॉपिक का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया हुआ है, राइट, ताकि आपको इंजीनियरिंग में जाके कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा जोर देना है। और यूजुअली मैंने अपने एक्सपीरियंस से नोटिस किया है कि जेई वाले मैथ्स में बहुत स्ट्रांग होते हैं, फिजिक्स में स्ट्रांग होते हैं, केमिस्ट्री में थोड़ा सा रह जाता है। ओके, सो अगर आप लोगों का केमिस्ट्री में थोड़ा सा और डाउट है तो आप फिजिक्स से थोड़ा सा टाइम घटा के केमिस्ट्री में ज़्यादा दे सकते हैं। ये एक इंडिकेटिव टाइम है, ऐसा नहीं है कि आपको टाइमर लगा के देखना है यार 35% हो गया अब उठ जाओ पढ़ाई नहीं करना है, ये बात नहीं है। आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर लेना है। ये बस एक इंडिकेटिव गाइडलाइन है आप लोगों के लिए। बट मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आपको जेई में अच्छा आईआईटी चाहिए, अच्छा एनआईटी चाहिए, तो 10 to 12 आवर्स ऑफ फोकस स्टडी इज़ सजेस्टेड। बाकी 7-8 घंटा आप सो लीजिएगा और 3-4 घंटा एंटरटेनमेंट के लिए रखिएगा। ऑब्वियसली आपका माइंड फ्रेश रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन पढ़ते रहें तो आप एक लूप में फंस जाएंगे। आप पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, ब्रेन फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो ये ना हो इसलिए आप लोग ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट का टाइम रखें और अपना ध्यान रखने के लिए 7-8 घंटा नींद भी पूरा कीजिएगा। ओके, अच्छा, अब इस शेड्यूल में आप लोगों को मॉक टेस्ट्स जितने हो सके उतने देने हैं और हर रोज़ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन द सेंस जहाँ पे आपका आंसर एक नंबर नहीं होता है, ठीक है। वो एक डेरिवेशन हो सकता है जहाँ पे कोई पैरामीटर सिंप्लीफाई कर दिया गया हो, उनको भी प्रैक्टिस करना है। ऑलराइट, और हर हफ्ते में आपको रिवाइज करते रहना है। क्यूमुलेटिवली रिवाइज कीजिएगा। मान लीजिए आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पढ़ लिया है, तो जब आप चैप्टर 4, 5, 6 पढ़िएगा तो 1, 2, 3 को भी एक साथ रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज एग्जाम में तो कोई स्पेसिफिक चैप्टर का सेट नहीं आने वाला है, पूरा सिलेबस आने वाला है और रैंडम ऑर्डर में। तो आपको कोई भी ऑर्डर में सारे चैप्टर्स का मास्टरी रखना होगा, इसीलिए आप लोग हमेशा क्यूमुलेटिव रिविजन कीजिएगा। एंड ऑब्वियसली जहाँ पे आप लोगों का गलती हो रहा है उसको थोड़ा सा मार्क कर रखिए। जो चैप्टर आपको लग रहा है कि इसमें आपका कॉन्फिडेंस आ चुका है उसको आप कम टाइम दीजिए रिवीजन में। बट जिसमें आप लोगों को ज़्यादा डाउट है ऑब्वियसली डाउट क्लियर करवा लीजिएगा। बट जहाँ से डाउट ज़्यादा आ रहा है स्पेसिफिकली उस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जहाँ पे कॉन्फिडेंस है वो तो आप एग्जाम में संभाल लेंगे। पर जहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, एग्जाम में अगर वहाँ से एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ गया और आप वहाँ पे अटक गए तो मुश्किल हो जाएगा। ओके, आपका कॉन्फिडेंस नीचे चला जाएगा और बाकी जो आसान प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे भी आपको स्ट्रगल होगा, ठीक है। सो टू प्रिवेंट दिस, मेक श्योर दैट यू आर ट्रैकिंग योर एरर्स और कौन से चैप्टर से आ रहे हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में आते हैं। फिजिक्स। फिजिक्स में देखिए न्यूमेरिकल्स और वहीं डेरिवेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन से ही भरा होगा, क्योंकि फिजिक्स में और कुछ है नहीं। आपको तो सीधा न्यूमेरिकल्स देंगे या तो आपको डेरिवेशन वाले न्यूमेरिकल्स देंगे, राइट। तो इसमें आप प्रिपेयर कैसे करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस जितने भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराया जाता है सबको अटेंड कीजिए और जो टेक्निक आपको सिखाया जाता है उस पर फोकस कीजिएगा। टीचर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं और अपने एक्सपीरियंस से वो ऐसे टेक्निक आपको बताते हैं जो प्रीवियस ईयर में यूज़ हो चुका है। अब क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करेगा, राइट। बहुत रेयरली क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। अब रिपीट भी करेगा तो 20-25 साल पहला वाला क्वेश्चन कहाँ से उठा के लाएगा। आप उतना टाइम बैक क्वेश्चंस करते भी नहीं है। तो इसीलिए आप
क्वेश्चन के जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उस पर ध्यान ना देके टेक्निक पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज हो सकता है कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाए, ठीक है, दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो अगर आपको और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जानने हैं, क्लास करने हैं, तो ज़रूर हमारे इंस्टीट्यूट पे कांटेक्ट कीजिएगा, सारे डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है जो स्पेशली एक ही तरीके से सॉल्व होता है, राइट, उनको थोड़ा सा स्टार मार्क करके रखिएगा। जो कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशंस है जहाँ पे कुछ एजम्पशन करना होता है, आपने देखा होगा फिजिक्स में काफ़ी बार हम लोग ऐसा मैथमेटिकल एजम्पशन कर लेते हैं, लेट साइन एक्स इक्वल टू एक्स फॉर वेरी वेरी स्मॉल एक्स, ऐसे छोटे छोटे एजम्पशन कर लेते हैं। कुछ कुछ ऐसे पर्टिकुलर एजम्पशंस डेरिवेशंस में भी करने होते हैं, वरना आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं आने वाला है, ठीक है। तो उनको मार्क करके रखिएगा। जो भी डाउट आपको है वो क्लियर करके ही एग्जाम हॉल में जाइएगा, डाउट लेके नहीं जाना है, ऑलराइट। डाउट आपको एग्जाम हॉल के बाहर छोड़ के जाना है, ठीक है। सो अगेन, डाउट क्लियरिंग सेशंस जहाँ पे भी होगा आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। जो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप नॉट ओनली उनको आंसर करने की कोशिश कीजिए, बट अगर आपको भी कोई डाउट है वो भी पूछिए, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स का भी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको फॉर्मूला शीट बनाना होगा हर एक चैप्टर के लिए। अगर आपको वो बनाना टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है तो आप इंटरनेट में देख लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। आपको किताब के साथ भी फॉर्मूला शीट दे दिया जाता है, आप वहाँ से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एरर लॉग, दिस रिलेट्स टू द पॉइंट दैट वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर, राइट, एरर एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट ट्रैकिंग। ये तो एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी था, बट ये सिर्फ फिजिक्स के लिए, ठीक है। कहाँ पे आपको गलती हो रहा है और कौन से कॉन्सेप्ट्स आप बार बार मिस कर रहे हैं। हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स में आपको ज़्यादा डाउट आ रहे हैं, या फिर मैग्नेटिज्म में आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिस हो रहे हैं, बार बार आप छोड़ रहे हैं उनको, या फिर गलत हो रहा है, तो उस पर एक स्टार मार्क ला के रखिएगा, ठीक है। चैप्टर के पास एक बार ऐसे स्टार मार्क कर दीजिएगा ताकि आपको रिवीजन के टाइम पता चल जाए। रेडी रेकनर ऑफ फिजिक्स न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स। न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स कभी कभी प्रॉब्लम के साथ दिया होता है, और अगर ना दें तो आप उसका वैल्यू तो एटलीस्ट 2 डेसिमल पॉइंट्स तक पता करके रखिएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यूनिट्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आपको ये प्रैक्टिस में आ ही जाएगा, बट अलग से मेंशन किया गया हुआ है, बिकॉज कभी कभी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं और अहम मौके पे जाके कोई कांस्टेंट ज़रूरत पड़ा, वो भूल गया और आंसर नहीं आया, ठीक है, ऐसा ना हो। नेक्स्ट, एडवांस टॉपिक्स में ये चैप्टर्स थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक है, इसमें से काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड टेढ़े मेढ़े प्रॉब्लम आ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें भी आपको तरह तरह के शेप्स और मैग्नेटिक फील्ड्स दे दिए जाते हैं और उसका स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए पूछा जाता है, तो देख लीजिएगा। मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि ये चैप्टर के सीक्वेंस में एकदम एंड में आता है, तो कभी कभी स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप वैसा मत कीजिएगा, आप ज़रूर इसको पढ़ के रखिएगा। मॉडर्न फिजिक्स में जो क्वांटम कॉन्सेप्ट्स है, इसमें थोड़ा सा लिंक आपको केमिस्ट्री के पहले जो एटॉमिक स्ट्रक्चर और फिजिकल केमिस्ट्री वाले पोर्शंस है उनसे भी मिल जाएगा, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा तो दोनों चैप्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। मैकेनिक्स में एडवांस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैकेनिक्स वाले क्वेश्चंस यूजुअली हम लोग ईजी मानते हैं, क्योंकि फिजिक्स में वो पहला चैप्टर होता है, राइट, तो मास्टरी आ जाता है, बिकॉज उसी से बार बार हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो फिर भी मैकेनिक्स में कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज अगेन एग्जामिनर्स को भी पसंद है और स्टूडेंट्स को भी पसंद है वो चैप्टर, क्योंकि वो पहले ही आ जाता है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट मैकेनिक्स आप लोग अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। कुछ अनयूजुअल टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप लोगों को कंबाइंड चैप्टर प्रॉब्लम्स आ सकता है। ये एच सी वर्मा में बहुत सारे आपको ऐसे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, उनको देख लीजिएगा थोड़ा। एग्जैक्ट प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बोला रिपीट नहीं होने वाला है, बट फिर भी कॉन्सेप्ट तो रिपीट हो ही सकता है, सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दोज। नॉन कन्वेंशनल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस होंगे यही डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको पहली बार उसी एग्जाम में दिखेगा, आपको कोई अंदाजा ही नहीं है वैसा क्वेश्चन पहले एग्जिस्ट करता था या नहीं, ठीक है। तो इसको आप तो प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये कंप्लीटली अनसीन है। तो मेक श्योर दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर स्ट्रॉन्ग और आप इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है देन इंश्योर दैट यू आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे अटक के नहीं रहना है, आपको तीनों सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर गिविंग अप व्हेन यू कैनॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम, उसी पे जिद करके अटक के रहना नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऑलराइट। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, ये दोनों रिलेटेड है, सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ दीज, ऑलराइट। और ग्राफ बेस्ड एनालिसिस प्रॉब्लम्स, आपको हो सकता है ग्राफ ना भी दिया हो, आपको एज्यूम करने के लिए बोला जा सकता है कि ये जो हो रहा है ये ग्राफिकल सेटिंग में हो रहा है, या फिर आपको ऐसा बोला जा सकता है कि इसका ग्राफ ऐसा शेप होगा, बट ग्राफ का
फोटो नहीं दिया हुआ है, राइट, एक इमेज नहीं दिया हुआ है. सो मेक श्योर दैट यू कैन आइदर इमेजिन दैट और आप रफ में एक डायग्राम भी बना सकते हैं. कॉमन कर्व्स का थोड़ा सा डायग्राम याद कर लीजिएगा, मैथमेटिक्स में भी काम आएगा. log x e टू द पावर x, एक्स वाई, 1/x² x² y², ये जो बहुत कॉमन ग्राफ्स हैं जो हर जगह आ जाते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स एक्सेट्रा, इन सब का ग्राफ थोड़ा सा जान लीजिएगा. बिकॉज आपको अगर बोल दिया जाए साइनोसॉइडल कर्व, साइनोसॉइडल ग्राफ, और अगर आपको साइन का ग्राफ का एग्जैक्ट पीक्स, ट्रफ्स और क्रेस्ट्स पता नहीं है, तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे बना पाएंगे. ओके, सो प्रॉब्लम्स रिलेटेड है, मेक श्योर दैट यू आर पेइंग अटेंशन टू ऑल ऑफ दोज. अब केमिस्ट्री में आ जाते हैं. अच्छा, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री फैकल्टी ने बनाया है. मेरा स्पेशलिटी तो मैथ्स है, तो मैं आपको अपनी तरफ से मैथ्स का सजेशन दे सकता हूँ, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारे सर लोगों ने मुझे समझा दिया है, तो मैं आपको उन्हीं की भाषा में बता रहा हूँ. ठीक है, सो केमिस्ट्री में क्लास स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है, रिएक्शन मैकेनिज्म्स देखने हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो ट्रांसफॉर्मेशंस आपको किया एग्जाम में प्रैक्टिस करवा गया है, उनको हर एक को ठीक ठाक देखना है. कौन सा रिएजेंट क्या करता है, कहाँ पे कौन सा बॉन्ड है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, राइट. साइंस वालों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बिकॉज बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, इजंट इट. तो मेक श्योर दैट यू नो ऑल द एक्सेप्शंस, बिकॉज क्वेश्चंस मोस्टली एक्सेप्शन से ही आते हैं, रूल से कम आते हैं. आपको अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो तीनों रूल बेस्ड ऑप्शंस होंगे, एक एक्सेप्शन बेस्ड ऑप्शन होगा यूजुअली. ठीक है, तो वही एक्सेप्शन बेस्ड वाला ऑप्शन को आपको या तो एक्सेप्ट करना है या तो रिजेक्ट करना है. तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग दोज. ये रहा दूसरा पॉइंट में, वहीं लिखा हुआ है, नोट ऑल एक्सेप्शंस एंड स्पेशल केसेस. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रॉब्लम्स को आपको प्रैक्टिस करना है. वहीं कहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, कहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, कार्डियलिटी एक्सेट्रा. ये वाला पॉइंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट मैं आपको फिर भी ये सजेस्ट करूँगा, अटेंड ऑल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सेशंस. जो आप लोगों को स्कूल में लेबोरेटरी वर्क करवाया जाता है, वहाँ पे ज़रूर अटेंड कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आप उससे याद रख सकते हैं. जैसे मुझे अभी भी याद है, हम लोगों ने लैब में ब्राउन रिंग टेस्ट किया था नाइट्रेट के लिए, राइट. तो क्योंकि वो लैब में एक बार करके देख लिया था कि एक्चुअली रिंग बनता है, तो वो लाइफ में कभी नहीं भूलना है, राइट. मुझे साइंस पढ़े हुए 10 साल हो गए, राइट, फिर भी वो मुझे याद है, इजंट इट. सो आप लोगों को भी वो सारी चीज़ें याद रह जाएगा अगर आपने एक बार लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स को हाथ से सॉल्व किया. वो टाइट्रेशन वाले प्रॉब्लम्स जहाँ आप खुद टाइट्रेशन करते हैं, तो अगर यू गेट यूज टू द विजुअल्स, तो आप थ्योरी भी हैंडल कर लेंगे. ठीक है, तो जब भी स्कूल में प्रैक्टिकल सेशन होगा, उसको बंक मत कीजिए, उसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा. बिकॉज केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, राइट. फिजिक्स में आप लोग पहले थ्योरी हाइपोथेसिस करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसको वैलिडेट करते हैं एक्सपेरिमेंट से. केमिस्ट्री में यूजुअली हम लोग एक्सपेरिमेंट्स पहले करते हैं और उस पर हाइपोथेसाइज करते हैं कि ये क्यों हुआ, फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, इजंट इट. और केमिस्ट्री लैब में आप लोगों को मज़ा भी आएगा बहुत. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप लोग सारे प्रैक्टिकल सेशंस अटेंड कर रहे हैं. की नोट्स में सिमिलर पॉइंट्स होगा. रिएक्शन फ्लो चार्ट्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं उनके लिए आप लोग फ्लो चार्ट बना के रखिएगा. पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स में ही ये आप लोग पढ़ लेते हैं, तो 11th-12th काफ़ी टाइम रहता है इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करने के लिए. इसीलिए अब आपको लगेगा कि सर तो हर टॉपिक ही इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, बट है ही ऐसा, तो हम क्या करें. पीरियोडिक टेबल का जो ट्रेंड्स है, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियाई एक्सेट्रा, तो उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, उन पे एक्सेप्शंस को नोट करने हैं एक्सेट्रा. कंपाइल इंपॉर्टेंट. हाँ, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेम्ड रिएक्शन. जो भी रिएक्शन का स्पेशल नाम है किसी साइंटिस्ट के ऊपर, उसको याद रखना है. हो सकता है आपको वो नाम ना दिया हो और रिएक्शन ऐसे ही दे दिया हो, तो अगर आपने रिएक्शन पहचाना और नाम नहीं पहचाना, तो हो सकता है आपको उसके एप्लीकेशन या फिर एक्सेप्शन याद ना है. और उल्टा भी हो सकता है, आपको रिएक्शन याद, आपको नाम याद है बट रिएक्शन याद नहीं है, तो फिर आप फंस जाएंगे. ठीक है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्डिंग वाले कॉन्सेप्ट्स और मेटालिक प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़, ये सब देख लीजिएगा. कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म्स अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. थर्मोडायनामिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स और फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा अलग है, बट दोनों में ही आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे. सो मैथ्स वालों का तो न्यूमेरिकल्स वैसे ही स्ट्रांग होता है, तो ज़रूर कर लीजिएगा इनको. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जहाँ जहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है आप लोग इनको ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज एक आंसर आ जाता है, राइट, एंड यू कैन चेक द स्टेप्स. थ्योरी में आपका रीजनिंग कहाँ पे गलत गया, आप उसको दोबारा सोच के ही कर पाएंगे, इजंट इट. आपको दोबारा फ्रॉम स्टार्ट सोचना पड़ेगा. बट अगर आपका कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है, आपने कुछ कुछ रफ में लिख के रखा है सॉल्व करते टाइम, तो आप वापस जाते टाइम वो कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं. तो न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा जोर देना है. अनयूजुअल टॉपिक्स में मल्टीपल कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन, ये वो टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पे आप लोग एक कंपाउंड से स्टार्ट करके
4-5 चेन बना के कहीं पे पहुंचते हैं, या फिर 1-2 फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स मिला दिए जाते हैं। तो इन पे ध्यान देना है। ये वैलिड फॉर ऑल 3 टॉपिक्स है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट्स का ब्लेंड नज़र आता है वहीं पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज ब्लेंडेड क्वेश्चंस एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है। क्योंकि लोग कभी कभी चैप्टर छोड़ देते हैं, राइट। चैप्टर 1-2-3 पढ़ा, 4 अच्छा नहीं लग रहा है, 5 पे चले गया। अब अगर चैप्टर 4 के साथ 1-2-3 कॉम्बिनेशन का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो वो एग्जाम में कर नहीं पाएगा, इजंट इट, बिकॉज चैप्टर 4 वो नहीं पढ़ा है। तो 1 पढ़ा है, 2 पढ़ा है, 3 पढ़ा है, उसका एडवांटेज वो खो दिया बिकॉज 4 के साथ कंबाइंड है। तो मेक श्योर दैट यू आर एटलीस्ट यू हैव अ बोर्ड लेवल नॉलेज ऑफ ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स। नहीं तो एग्जाम में अच्छा स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा, और इस एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करना है बिकॉज आपको अच्छा कॉलेज चाहिए। ओके, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस बहुत हैं, एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स, ये दोनों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री तो आप इनऑर्गेनिक में कवर कर लेंगे। अब आते हैं मैथ्स में। मैथ्स वाला पार्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है मेरा, सो आई विल बी एबल टू प्रोवाइड यू विथ गुड एडवाइस हियर कमिंग फ्रॉम माई सेल्फ। बाकी तो गुड एडवाइस मैंने प्रोवाइड किया फ्रॉम माई कोलीग्स। मैथमेटिक्स में आते हैं। क्लास स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है, फोकस ऑन डिफरेंट अप्रोचेस टू द सेल्फ प्रॉब्लम। ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आप लोगों को एक ही सम को अलग अलग तरीके से सॉल्व हो सकता है, वही टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डिफिकल्ट लगेगा बिकॉज 1-2 रास्ते वो लोग बंद कर देंगे, राइट। ऐसा कुछ एक्सेप्शन डाल देगा, ऐसा कुछ x नॉट इक्वल्स टू 1, x नॉट इक्वल्स टू, ऐसा कुछ डाल देगा, डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर देगा, रेंज रेस्ट्रिक्ट कर देगा, ऐसा कुछ करेगा ताकि आपको वो सारे पाथ्स ना मिले। तो एटलीस्ट अगर आपको एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम दिख रहा है और उसको सॉल्व करने के 3-4 तरीके हैं, वो 3-4 टेक्निक्स जान लीजिएगा कि हो सकता है उस प्रॉब्लम में आपको कुछ रास्ते बंद कर दे, या फिर कुछ ऑल्टरनेट टेक्निक कोई और प्रॉब्लम में काम आ जाए। ऑलराइट, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन दीज। स्पीड मैथमेटिक्स, ये ऑब्वियसली स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने पूछा 30x4 कितना है, आपने 1 सेकंड में बोल दिया 90, राइट। आपने स्पीड तो लाया बट एक्यूरेसी नहीं लाया, इजंट इट। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी आ रहा है। और शॉर्टकट मेथड्स ठीक है, अगर आपको इन द हीट ऑफ द मोमेंट कुछ याद आ रहा है ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बट स्ट्रेस मत दीजिए इस टॉपिक पे, ठीक है। एक साधारण टिप है कि अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर ट्रिगोनोमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा आ रहा है, तो आप एग्जाम में जब रफ कर रहे हैं उसको आप एस थीटा या फिर सी थीटा करके लिख सकते हैं, ठीक है। सो इससे आपको थोड़ा सा टाइम बचता है। अब एग्जाम में लिखेंगे कोसेक थीटा, उसकी जगह आप सी एस थीटा लिख दें तो आपको खुद को भी समझ आएगा और आपको रफ में ज़्यादा टाइम भी पास नहीं करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो ये एक टेक्निक है। मेक श्योर यू आर नॉट स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन रफ वर्क, बिकॉज ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, आपको स्टेप्स पे मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ फाइनल आंसर पे मार्क्स मिलेगा। ओके, सो आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट उसमें नहीं करना चाहिए। कंपाइल फार्मूलाज तो बहुत कम होते हैं, बट स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, राइट। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें देखना होगा, और एलजेब्रा, ठीक है, इन दोनों में इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, जो नाम वाले थ्योरम्स हैं उनको याद कर लीजिएगा। कॉमन प्रॉब्लम पैटर्न्स, ये तो आपको एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के बाद ही मिलेगा, ये प्रैक्टिस। और एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स का पेपर सॉल्व करके रखना है। देखना है कि कौन सा टेक्निक इन ट्रेंड है, कौन सा टेक्निक रिपीट हो रहा है। ऑलराइट, ये आप लोगों को पेपर एनालिसिस काफ़ी जगह मिल जाता है, हमारे यूट्यूब चैनल में भी आपको मिल जाएगा पुराने पेपर्स, और इस साल के जो सैम्पल पेपर्स हैं उनका भी सोल्यूशन हम लोग करके अपलोड कर देंगे, सो वहाँ पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन टेक्निक्स इसलिए बोला गया है बिकॉज ये कैलकुलस का पार्ट है, राइट, और ये आपको फिजिक्स में भी हेल्प करेगा। सो अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन टेक्निक्स, और उसके रिलेटेड जो प्री कैलकुलस वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, फंक्शन, रेंज, सेट्स, उन सबको हैंडल करना है। एडवांस टॉपिक्स में 3D ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, 3D ज्योमेट्री में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। सो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, इसको देख लेना है। आप लोगों को हो सकता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ना मिले, कभी कभी 3D ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम्स को लिखा जाता है कॉम्प्लिकेटेड तरीके से और प्रॉब्लम होता है आसान, ठीक है, बट लोग 3D ज्योमेट्री को ज़्यादा बोर्ड लेवल से ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करते, इसलिए जैसे ही कॉम्प्लिकेटेड दिखता है छोड़ के चला जाता है। प्लीज़ डू नॉट डू दैट। 3D ज्योमेट्री में ज़्यादा सिलेबस है नहीं आप लोगों का, ठीक है, उसमें से ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आ नहीं सकते। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं एटलीस्ट वो आप कर रहे हैं, और एटलीस्ट मिड लेवल तक का प्रिपरेशन रखिएगा। जैसे आपको कैलकुलस और एल्जेब्रा में फुल प्रिपरेशन रखना है, उसमें से एक क्वेश्चन भी जाना नहीं चाहिए। 3D ज्योमेट्री में अगर आपके पास
एक ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन दे दिया गया तो ऑब्वियसली आप उस पर अटकेंगे नहीं, मतलब अगर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उसको रखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पे अटकना नहीं है, बट एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चंस ना छूटे इसका भी आप व्यवस्था कीजिएगा ज़रूर। कैलकुलस एप्लीकेशंस इन फिजिक्स, ये फिजिक्स वाला टॉपिक यहाँ पे आ चुका है, ये वाला आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वेक्टर एल्जेब्रा, ये दोनों रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा और ध्यान देना है इन दोनों में, बिकॉज आप लोगों को पता है राइट, ये वाला चैप्टर्स लोग छोड़ के चले जाते हैं, और लास्ट वाला भी प्रोबेबिलिटी, बिकॉज ये लास्ट 3 चैप्टर्स होते हैं, ये यूजुअली ये 3 आपका लास्ट 3 होगा राइट। और स्टैटिस्टिक्स भी, स्टैटिस्टिक्स तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट फिर भी अगर आ जाए तो डोंट लीव देम। 3D जियोमेट्री, वेक्टर एल्जेब्रा और लास्ट में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, यही तो 3 लास्ट चैप्टर्स हैं। तो लास्ट 3 है इसीलिए इनको आपको प्रैक्टिस करने में भी कम टाइम मिलता है, बिकॉज ये आप सीखते हैं 12 के एंड में और एग्जाम अभी आ रहा है, तो आप लोगों को इसमें 2-3 महीने का एक्सपीरियंस मिला। बट जो चैप्टर्स आप लोगों ने 11 के फर्स्ट हाफ में सीख लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंसेस सीरीज, फिर लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, उसको आप 2 साल तक प्रैक्टिस करते हैं राइट। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट्स थोड़ा घबरा जाते हैं, बट आपको घबराना नहीं है, बिकॉज अगर आपको मैथ्स में कोई भी हेल्प चाहिए तो हम लोग हैं यहाँ पे, आप लोग कॉन्टैक्ट करें, वी विल अरेंज सम क्लासेस फॉर यू एंड डाउट रेजोल्यूशन क्लासेस फॉर यू, मॉक टेस्ट फॉर यू एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मिक्स टॉपिक प्रॉब्लम्स, अगेन तीनों पोर्शंस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट मिलाएगा वहीं पे आपको डाउट होने वाला है एग्जाम में। सो मेक श्योर दैट यू नो द बेसिक्स ऑफ ऑल ऑफ द चैप्टर्स राइट। ये मैंने आपको केमिस्ट्री सेक्शन में बताया था, यहाँ पे भी रिमाइंडर दे दिया। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस, इसका मतलब ये है कि जो आप लोगों का स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम है राइट, जहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं दिया हुआ है, एक स्टोरी दिया हुआ है, वहाँ से आपको मैथमेटिक्स को कंडेंस करके बाहर लाना है और फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये वाले प्रॉब्लम्स देखने में अच्छे लगते हैं, बट एग्जाम हॉल में उस स्ट्रेस सिचुएशन में आपको उसको पढ़ना है, उसको समझना है, फिर उससे सही इक्वेशन निकालना है और फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो प्रेशर बढ़ जाता है थोड़ा सा इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में। डेटा इंटरप्रिटेशन, ये मतलब नहीं कि आपको कैट स्टाइल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, बट स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये स्पेशली प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ज़्यादा आते हैं, सीक्वेंसेस सीरीज में भी आ सकता है, ठीक है। लॉजिक बेस्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ये वो है जहाँ पे आप लोगों को कुछ डिराइव करना होता है, ऑलराइट, जहाँ पे आप लोगों को कोई भी थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट से, मान लीजिए स्क्वीज थ्योरम को अप्लाई करना है एट्सेट्रा। सो ऐसे चीज़ों पे आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है, जहाँ पे आप चाहे तो ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, आप दोनों साइड का लिमिट निकाल के उसको ठीक कर सकते हैं, बट हो सकता है आप एक थ्योरम अप्लाई करें तो वो शॉर्ट में हो जाए, ऑलराइट। इंटीग्रेशन में भी ये सारी चीज़ें काम आता है। हो सकता है आपके पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप उसको फिर भी सब्स्टिट्यूशन या फिर बाई पार्ट्स करते ही जा रहे हैं, बिकॉज आपको आता है, आपको मज़ा आ रहा है, आप करते जा रहे हैं। नहीं, एग्जाम में आपको एक फिक्स टाइम दिया हुआ है, आपको उस टाइम के अंदर सब कुछ सॉल्व करना है, राइट। अब आते हैं एक वीकली शेड्यूल पे। ये वाला पोर्शन जिन लोगों ने अभी तक बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन लिया है, अब आप लोग जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग ख़त्म कर चुके हैं सब कुछ सिलेबस और वेट कर रहे हैं कि एक महीने में पूरा एक बार रिवाइज करना है, वो भी यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। सो अगर आप जीरो से स्टार्ट करें तो आप ऑब्वियसली क्लास 11 में होंगे, बट अगर आप रिवीजन में जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। पहले 2 वीक्स में आप लोग, अगर आपके पास कोई नया टॉपिक है, नया टॉपिक का ये मतलब है कि जो आपने पहले रिवाइज नहीं किया है, ठीक है, नया टॉपिक पढ़िएगा। आफ्टरनून में या तो मॉक टेस्ट दीजिए या तो प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अगर आप एडवांस्ड प्रिपरेशन स्टेज में हैं तो यहाँ पे आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, और अगर आप बोर्ड से शिफ्ट कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम कीजिएगा, ऑलराइट, और मॉक टेस्ट। इवनिंग में आप लोग ऑब्वियसली अपना जो टेस्ट आपने दिया था उसका रिजल्ट देखिए, उसका एरर एनालिसिस कीजिए, और उसके जो क्वेश्चंस नहीं हुए उनको सॉल्व कीजिए, और जो चैप्टर से नहीं हुए उनको रिवाइज कीजिएगा, राइट। तो ये हो गए आपके 12 घंटे। सैटरडे को इरेस्पेक्टिव ऑफ योर प्रिपरेशन लेवल फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, इससे आपको अपने प्रिपरेशन का अंदाज़ा लगेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि आप पहला जो टेस्ट दे रहे हैं वो फाइनल वाला ही है। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई भी सिनेमा आर्टिस्ट हो, वो पहली बार अपना परफॉर्मेंस स्टेज पे जाके नहीं देते हैं, वो बहुत बार नेट में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत टेक्स होते हैं। तो आपको भी वैसा ही करना है, आपको फाइनली एग्जाम हॉल में जाके अपना पहला एग्जाम नहीं देना है, घर पे एटलीस्ट 10-15 एग्जाम तो देना ही है, ठीक है। सो अगर आपको इसमें भी कोई हेल्प चाहिए, नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस, हमारे पास बहुत सारे मॉक टेस्ट रेडी हैं आप लोगों के लिए, वी कैन हेल्प यू विद दैट, ऑलराइट।
एरर एनालिसिस ये तो इससे रिलेटेड है, ये जब आप करेंगे आपको वहीं से आ जाएगा। और अगर आपको सैटरडे को और टाइम बच रहा है देन आप मंडे टू फ्राइडे वाला शेड्यूल दोबारा अप्लाई कर सकते हैं या फिर नॉर्मल रिवीजन कर सकते हैं। संडे को आप इस हफ्ते में जो जो नया टॉपिक नया रिवीजन करे हैं उनको दोबारा रिवाइज कीजिएगा, और अगले वीक के लिए जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उनको थोड़ा सा प्री रीड करके रखिएगा, बिकॉज आप लोगों को तो सारे चैप्टर्स पता है, आपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किए हैं, तो अगर आप एक बार देख के रखेंगे तो अगले हफ्ते आसानी होगा। जैसा मैंने आपको बोला, प्रिपरेशन इज़ द की। नेक्स्ट आपको क्या करना है, वीक्स 3 to 4 में आप लोगों को एडवांस टॉपिक्स अगेन जो आप लोगों को लग रहा है कि ये टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुए हैं पहले 2 हफ्तों में, उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जिन पे आपको कॉन्फिडेंस आ गया है उनको छोड़ दीजिए, उनको आप सैटरडे संडे रिवाइज करेंगे, हो जाएगा। अगेन मॉक टेस्ट, या फिर अगर आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर से। इवनिंग में जो वीक टॉपिक है इस पर और ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने प्रॉब्लम्स मिस किए हैं उनको क्लियर करना है, ठीक है, प्रॉब्लम्स मिस्ड। ऑलराइट, सैटरडे को अगेन फुल लेंथ मॉक टेस्ट जितना हो सके कीजिएगा, डिटेल एनालिसिस ऑब्वियसली आपको देखना है उस मॉक टेस्ट का भी। और फिर संडे को रिवीजन ऑफ एडवांस टॉपिक्स यहाँ से आ जाएगा, रिवीजन ऑफ एडवांस टॉपिक्स। और फाइनल प्रिपरेशन के लिए आपका जो रिचुअल है उसको फॉलो कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप एंड तक पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए, आपको कोई मना नहीं है। आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया में लोग क्या कर रहे हैं, दैट डज नॉट मैटर। वो लोग एक बार अपना शोकेस करके अपना रील बना के छोड़ दिए हैं और आपको ही एग्ज़ाम में जाना है, ठीक है, उनसे आपका कोई रिलेशन नहीं है। होगा तो एग्ज़ाम के बाद होगा। ऑलराइट, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग व्हाट यू वांट, ठीक है। आपका प्रिपरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये फॉलो करना है कि कोई और क्या कर रहा है उसको देख के करना है। ऑलराइट, प्लीज़ मेक श्योर। रिसोर्सेस आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपको ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस चाहिए। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए इसमें तो कॉन्टैक्ट अस। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ जितना हो सके उतना टेस्ट दीजिएगा। वीडियो लेक्चर्स फॉर डिफिकल्ट टॉपिक्स ये तो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। हमारे क्लासेस भी हैं आपके पास, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, अगर ज़रूरत पड़े तो कॉन्टैक्ट अस। स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मतलब रिवीजन के लिए जस्ट, बिकॉज जल्दी जल्दी करना होगा, राइट, टाइम नहीं है अभी। रेफरेंस बुक्स फॉर एडवांस प्रॉब्लम्स ये तो आप लोगों के पास होंगे ही, फॉलो दैट। सोल्यूशन देख वाले किताब ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं, बिकॉज अगर आप अटक गए और आपके पास सोल्यूशन ना आए तो एक बेचैनी सा होता है, राइट, आपको लगता है कि अरे बाप रे ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा है। तो मेक श्योर दैट सोल्यूशन भी आपके पास मौजूद है, और हैव समवन दैट यू कैन रिलाई ऑन फॉर सोल्यूशंस। ये वाला सेक्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप पूरा 1 महीना प्रिपेयर करके फाइनल डे पे बीमार पड़ गए तो आपका वो प्रिपरेशन कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आपने 14 दिन नहीं प्रैक्टिस किया और 15th डे पे इंजर्ड हो गए तो आप फाइनल में खेल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप अपना स्लीप का शेड्यूल बिगाड़ नहीं रहे हैं, बिकॉज जो भी आप इनपुट कीजिएगा जब आप सोते हैं तो वो प्रोसेस होके अंदर चला जाता है, ठीक है। सो अगर आप प्रोसेसिंग टाइम ही नहीं देंगे तो फिर वो तो दिमाग चलता ही रहेगा और एक दिन बैठ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर not over exerting yourself and you are not falling ill. Okay, this might sound a bit cautionary but believe me होता है, right? बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स और एग्जामिनर्स को होते हैं जो स्टेज फ्राइट हम लोग बोलते हैं, राइट। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर वेल रेस्टेड एंड यू कीप इन गुड हेल्थ, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज ये वाला ऑप्शनल है, बट मेक श्योर दैट आपका कोई फिजिकल एक्टिविटी है। एक ही डेस्क पे अगर आप 10-15 घंटे बैठे रहेंगे तो एक तो पीठ में दर्द होगा और दूसरा आप लोगों को वो जो चेंज इन पर्सपेक्टिव वो नहीं आएगा। आप एक ही डेस्क पे 7-8 घंटा बैठे रहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। एक टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक नाम करके, इसमें आप हर आधे घंटे में 25 मिनट पढ़ते हैं और 5 मिनट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक का ये मतलब नहीं कि आप घूमने चले गए 10 किलोमीटर दूर बाइक लेके, वैसा भी नहीं है। इसका मतलब आप 25 मिनट पढ़े, घूम के आए, पानी पी के आए, थोड़ा सा टेरेस पे घूम के आए, नीचे घूम के आए, पेरेंट्स से मिल के आए, एनीथिंग दैट डाइवर्ट्स योर अटेंशन फ्रॉम द टॉपिक दैट यू आर स्टडिंग, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर आपको ज़रूरत पड़े तो टॉक टू अ प्रोफेशनल, ठीक है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, एनी वन कैन हैव स्ट्रेस, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो अगर आपको यहाँ पे प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो ज़रूर लीजिएगा। टॉक टू योर पेरेंट्स, उनको समझाइए
कि स्ट्रेस इज ओवरवेलमिंग यू एंड गेट हेल्प. ठीक है, अगर हो रहा है तो. ठीक है, दिस इज रिलेटिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, 7-8 आवर्स ऑफ स्लीप डेली. अगर आपका स्लीप कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आपको नॉर्मली स्ट्रेस लेवल्स ज़्यादा ही दिखेंगे. ओके, सो स्ट्रेस रिलेटेड इलनेसेस बहुत सारे होते हैं. स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो परफॉर्मेंस भी ख़राब हो जाता है. राइट, अगर आप आधे टाइम यही सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम कैसा होगा और आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम वैसा ही अच्छा नहीं जाएगा. राइट, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर मैनेजिंग ऑल ऑफ योर स्ट्रेस वेल. अच्छा, इमरजेंसी ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. बैकअप स्टडी मटेरियल्स का ये मतलब है कि मान लीजिए आपका सारे मटेरियल डिजिटल फॉर्मेट में है और 10 दिन पहले आपका लैपटॉप ख़राब हो गया. हो ही सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है, शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो सकता है. और सर्विस सेंटर वाला बोला कि 20 दिन बाद देंगे. राइट, सो मेक श्योर दैट ऑफलाइन ऑनलाइन सब बैलेंस्ड है. एक के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए. ठीक है, ऑफलाइन स्टडी मटेरियल्स आपके साथ बहुत सारे हैं. बारिश हो गया, गीला हो गया, आग लग गया, कीड़ा लग गया बहुत कुछ हो सकता है. हाँ, पता है कि ये इम्प्रोबेबल है बट दैट इज़ वाई ये इमरजेंसी है. राइट, सो मेक श्योर दैट दोज थिंग्स आर देयर विथ यू. ऑल्टरनेटिव पावर सोर्स, ऑब्वियसली अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मेक श्योर दैट अगर पावर चला गया, इंडिया में काफ़ी सारा होता है, अब तो कम हो गया है बट फिर भी हो सकता है. राइट, सो मेक श्योर दैट आपका लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो फुल्ली चार्ज है, डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो यूपीएस लगाया हुआ है, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपका मोबाइल इंटरनेट एज अ बैकअप है जो आप हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हैं. एग्ज़ाम के दिन मल्टीपल अलार्म सिस्टम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अपने फ़ोन में लगाइए, पेरेंट्स के फ़ोन में लगाइए, जो भी अपने घर पे रहते हैं सबके फ़ोन में लगा दीजिए और सबको रेडी रखिएगा कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन आपका नींद लेट नहीं खुलना चाहिए. एक चीज़ एग्ज़ाम के पहले दिन होता है कि आपको देर रात तक नींद नहीं आता है बिकॉज स्ट्रेस रहता है, और फिर जब नींद आता है तो 3-4 बज जाते हैं और जब उठने का टाइम आता है तो लेट हो जाता है. ठीक है, ये आपको होना नहीं चाहिए और दिस कैन बी डेट्रीमेंटल अगर आपने एग्ज़ाम ही मिस कर दिया. सोचिए ऐसा केस जहाँ आपने 30 दिन के लिए प्रिपेयर किया, पूरा शेड्यूल फॉलो किया और एग्ज़ाम के दिन सो गए. राइट, सो मेक श्योर दैट दिस एब्सोल्युटली डज नॉट हैपन. ओके, हैव इमरजेंसी, ये तो ट्रैवल के लिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स ज़रूर रखिएगा. हो सकता है टायर पंक्चर हो गया, आपका ऊबर नहीं आया, बहुत कुछ हो सकता है. राइट, ट्रैफिक जाम हो गया, बहुत कुछ हो सकता है बिकॉज उस दिन एग्ज़ाम सेंटर में बहुत ट्रैफिक होगा. राइट, हो सकता है सामने रास्ते में कोई गाड़ी का ब्रेकडाउन आ गया, आपको चल के जाना पड़े. तो जो भी हो, आपके पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स रहने चाहिए और ऑल्टरनेट रूट रहना चाहिए. ठीक है, और एक और चीज़ आई विल सजेस्ट, आप लोग जहाँ पे भी सेंटर आपको मिला है, एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले एटलीस्ट एक बार टाइमिंग देख के रखिएगा कि अगर आपका 10 बजे एग्ज़ाम है और आपको 9:30 बजे पहुँचना है तो आपको घर से कितना बजे निकलना है. एक बार ट्रैवल करके देखिएगा ताकि आपको एटलीस्ट रूट का पहचान हो. अगर आप पहले ही दिन एग्ज़ाम के टाइम ही जा रहे हैं जीपीएस लेके घूमते घूमते, दैट विल टेक सम मोर टाइम. ऑलराइट, इससे अच्छा आप रूट को जान ले, दूसरा दिन फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी बिकॉज दूसरे दिन ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा. ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द टेक्निक्स दैट आई हैड इन माइंड फॉर यू ऑल. प्लीज़ मेक श्योर दैट आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को स्टडी करेंगे. आई विल ट्राई टू कीप दिस डॉक्यूमेंट पोस्टेड ऑन द वीडियो डिस्क्रिप्शन सो दैट ये आपको हेल्प मिले इससे. और फिर अच्छे से पढ़िए. कोई भी हेल्प के लिए हमारे इंस्टीट्यूट पे कांटेक्ट कीजिएगा. आपको मॉक टेस्ट चाहिए या फिर रिवीजन क्लासेस चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, डाउट क्लियरेंस क्लासेस चाहिए, जो भी हो, डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट द नंबर्स गिवन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. आपके पास एक मोबाइल नंबर रहेगा, एक ईमेल आईडी दिखेगा. मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप इनेबल है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ईमेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं. हमारे टीम दोनों को ही मॉनिटर करता है, सो एक्सपेक्ट अ क्विक रिस्पॉन्स. डो नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी टाइप ऑफ हेल्प you might need. Our team is very cooperative. They will try to help you as much as possible. With that being said, I'll end this video here. Hopefully आप सब लोगों को इसमें से कुछ ना कुछ worthwhile मिलेगा. And bye. Take care. Prepare well. All the best for your exams.